नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है। मैं आपके साथ शकील साजिद। जी हां, सबसे पहले बात करते हैं बिहार के कल हुए दूसरे चरण के मतदान की। 11 नवंबर 2020 की तुलना में इस बार बिहार में लगभग 10% अधिक मतदान दर्ज किया गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि जनता में राजनीतिक भागीदारी के प्रति जागरूकता और उत्साह दोनों बढ़े हैं। बहुत जगह सवाल उठता है कि यह बढ़ा हुआ मतदान सत्ता विरोधी लहर का परिणाम था या सत्ता समर्थन का। यानी विशेषज्ञ कहते हैं कि लोग सरकार बदलना चाहते थे या मौजूदा सरकार को फिर से समर्थन देना चाहते थे। ये एनालिसिस का सब्जेक्ट है। लेकिन एक बात जो बेहद खास है वो ये है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया हुई थी बिहार से शुरू, उससे बहुत सारे लोगों में, जो लोग मतदान नहीं करते थे, उनमें ये डर जरूर व्याप्त हो गया था कि मतदान नहीं करने से आगे जाके परेशानी हो सकती है। यह भी एक कारण हो सकता है कि मतदान भारी संख्या में हो। दूसरा, बहुत लाखों लोगों के नाम काटे गए थे। इस वजह से जो बहुत सारे मतदाता सूची में जो मतदाता थे वो बहुत कम थे। इस वजह से भी ऐसा लगता है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ा हुआ आ रहा है। बहरहाल इस बार महिला मतदाताओं की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। ये दिखाता है कि महिलाएं अब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से अपने अधिकारों के लिए ज्यादा सक्रिय हो गई, लोकतंत्र में अपनी भूमिका समझने लगी हैं और निभा रही हैं। बिहार में पूरे देश की तरह रोजगार, महंगाई, शिक्षा और भ्रष्टाचार जैसे जनजीवन से जुड़े मुद्दों ने मतदाताओं को अधिक तादाद में मतदान केंद्रों तक पहुंचाया। लोगों ने इस बार अपने जीवन से जुड़े वास्तविक सवालों पर वोट किया, ऐसा बता रहे हैं बहुत सारे सर्वे। बड़ी संख्या में पहली बार वोट देने वाले नौजवान भी शामिल हुए। ये नौजवान सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस बार अभूतपूर्व मतदान हुआ। किसानों, मजदूरों और ग्रामीण महिलाओं ने चुनावी प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इससे ग्रामीण राजनीतिक चेतना में वृद्धि का संकेत मिलता है। यह भी बताया जा रहा है कि इस बार लगभग 25% मतदाता ऐसे वर्गों से थे जिन्होंने पिछले चुनाव में मतदान नहीं किया था। यह बदलाव बताता है कि जो लोग राजनीति से निराश थे वे अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास जिता रहे हैं। मतदाताओं ने पारंपरिक जाति समीकरणों से ऊपर उठकर मतदान किया। अगर ऐसा हुआ तो यह बिहार के लिए बेहद शुभ संकेत है। कई क्षेत्रों में मतदाताओं ने उम्मीदवार की योग्यता और स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी, न कि केवल जातीय पहचान को। विपक्षी दलों ने इस बार मजबूत प्रचार रणनीति अपनाई और नए मुद्दे उठाए, जिससे लोगों में मतदान को लेकर रुचि बढ़ी। जनसभाओं, सोशल मीडिया और युवा लोगों के अभियानों ने इस पर बड़ा असर डाला। और आखिर में हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि बिहार में बढ़ी हुई वोटिंग दर ये दर्शाती है कि जनता, भारतीय जनता, बिहार की जनता अब लोकतांत्रिक मूल्यों में अधिक विश्वास करने लगी है और ये हमारे लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी भी है। मतदाता ये मानने लगे हैं कि वे वोट के माध्यम से बदलाव ला सकते हैं। हालांकि जो 6-7 सर्वे तैर रहे हैं उन सभी में एकाध को छोड़ के ये बताया जा रहा है कि एनडीए की सरकार वापस आ रही है। लेकिन अभी भी बहुत सारे विशेषज्ञ पत्रकार ये मानने तैयार नहीं है। उनका कहना था कि पिछले लोकसभा चुनाव में इन्हीं सब सर्वे ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था, लेकिन जब वास्तविकता सामने आई तो केवल 240 सीटें मिली एनडीए गठबंधन को। इसलिए एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं होंगे, ये बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं। बहरहाल 14 नवंबर को हम सभी को इंतजार रहेगा लोकतंत्र की एक नई बिहार का। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र ने हाल के वर्षों में पक्षी संरक्षण की दिशा में पहचान बनाई है।
यहां अब सैकड़ों प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है। ये इलाका पक्षी प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। जैसा कि बेमित्रा का मुझे जहां तक याद आ रहा है, गिधौरा परसदा जलाशय, विभिन्न जलाशयों में प्रवासी पक्षियों का बसेरा, जिसमें बेलौदी, चीवा, अचानकपुर बांध, सांतर, सेमरी, रूही और पाटन झील जैसे स्थानों पर ये पक्षी हजारों की तादाद में दिखाई दे रहे हैं। इन जलाशयों की सफाई और शांति, यानी जो सुकून है, इनके लिए आदर्श निवास स्थान बनाती है। स्थानीय ग्रामीण और बुजुर्ग इन पक्षियों की हिफाजत व उनके आवासों के संरक्षण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अवैध शिकार और प्रदूषण से इन स्थानों की रक्षा करते हैं। लगभग 250 से अधिक प्रजातियों का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है इस क्षेत्र में। इनमें ग्रेस इग्रेट, ब्लैक टेल्ड गॉडविड, गोल्डन फ्लावर, मार्शर हैरियल, पाइड एडवोकेट जैसे दुर्लभ पक्षी भी शामिल हैं। ये तमाम परिंदे हिमालय, चीन, यूरोप, रशिया, मध्य एशिया और पाकिस्तान जैसे इलाकों से लंबा सफर तय करके यहाँ आते हैं। वे ठंड के मौसम में यहाँ रुकते हैं और मौसम बदलने पर अपने अपने घरों की ओर, अपने अपने क्या बोलना चाहिए, अपने अपने घोंसलों की ओर लौट जाते हैं। और जैसा कि वहाँ हमारे बहुत सक्रिय साथी राजीव वर्मा, जो बहुत एक्टिव हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स में और पक्षी फोटो जर्नलिस्ट के तौर पे, ये पक्षी संरक्षण में, बताते हैं कि पाटन क्षेत्र अब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स और बर्ड वॉचर्स के लिए हॉट स्पॉट बन गया है। यहाँ दुर्लभ परिंदों की एक्टिविटीज को कैमरे में कैद करने के लिए देश भर से लोग आते हैं। प्रवासी पक्षी न केवल स्थानीय परिस्थिति को समृद्ध करते हैं, बल्कि जैव विविधता के संरक्षण में भी बेहद भूमिका अहम निभाते हैं। वे बीज फैलाव, कीट नियंत्रण और पर्यावरणीय अध्ययन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। भारत में हर साल 12 नवंबर को, जी हाँ, आज के दिन राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। ये दिन प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली की जयंती पर उन्हें समर्पित है, जिन्हें भारत का बर्डमैन भी कहा जाता था। डॉक्टर सलीम अली ने भारत में पक्षियों के अनेक प्रजातियों पर शोध किया और संरक्षण की दिशा में जागरूक किया। उनके कार्यों ने भारतीय पक्षी विज्ञान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। राष्ट्रीय पक्षी दिवस और पाटन जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे प्रयास ये संदेश देते हैं कि यदि हम प्रकृति से प्रेम करें, उसके जीवों की रक्षा करें, तो जैव विविधता तभी बना रह सकता है, ग्रीनरी बनी रह सकती है। एक बार फिर से चर्चा में, जैसा कि मैंने बताया था कि एग्जिट पोल के अनुसार बिहार में एनडीए को बड़ी बढ़त मिलने के आसार हैं। अनुमान है कि एनडीए को 130 से 167 सीटों के बीच सफलता मिल सकती है। स्पष्ट संकेत है कि इसे मौजूदा सरकार पर अपना भरोसा जताया। विपक्षी दलों के गठबंधन यानी महागठबंधन को इस बार भी सत्ता से दूर रहना पड़ सकता है, ऐसा कह रहे हैं ये सो कॉल्ड जो वह है मीडिया के सर्वे, एग्जिट पोल। अनुमान है कि विपक्ष को 60 से 100 के बीच सीटें मिल सकती हैं। जनता विपक्ष को बहुत बड़ा जनादेश नहीं देगी, ऐसा लग रहा है। एलजेपी, बसपा और अन्य छोटे दलों का प्रभाव बहुत सीमित रहेगा। उन्हें मिलाकर लगभग 10 सीटों से भी कम मिलने की संभावना जताई जा रही है। यह स्पष्ट होता है कि इस बार चुनाव द्विपक्षीय मुकाबले में था। यहाँ उल्लेखनीय है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की योजना इस बार अपेक्षित प्रभाव नहीं डाल सकी, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने जबरदस्त अभियान चलाया और नौजवानों में तो वो बेहद लोकप्रिय था, इसमें कोई शक नहीं है। महागठबंधन के प्रचार अभियानों के बावजूद जनता का रुझान एनडीए की ओर झुका, ऐसा सर्वे बता रहे हैं। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 68.86% मतदान दर्ज किया, जो बताता है कि हमारी लोकतंत्र में गहरी रुचि और विश्वास बना हुआ है। खासकर बड़ी अच्छी बात है कि ग्रामीण और महिला मतदाताओं, मतदान बढ़ाने में महिला मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही। बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपनी पसंद की सरकार बनाने में उन्होंने एक सक्रिय जिम्मेदारी निभाई। जो सर्वे के अनुसार उत्तर बिहार और मिथिलांचल क्षेत्रों में एनडीए का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा, जबकि सीमांचल और दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में महागठबंधन को भरपूर समर्थन मिला। क्षेत्रीय असमानता भी इससे
लक्षित होती है। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार मतदाता विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए दिखाई दिए। जातीय राजनीति का असर पहले की तुलना में कम रहा। पहली बार वोट डालने वालों ने जमकर भाग लिया, युवाओं ने जमकर भाग लिया, जिनकी प्राथमिकता स्थायी रोजगार और सुशासन रही, जो कि एक बड़ा फेरबदल कर सकती है। 24 नवंबर को घोषित होने वाले वास्तविक परिणामों की दिशा क्या होगी, ये अनुमान अगर सही साबित होते हैं तो एनडीए की सरकार बनेगी और इससे राज्य की राजनीतिक स्थिरता को बल मिलेगा, ऐसा सर्वे का कहना है। लेकिन एक बार फिर से ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट नतीजे जो हैं वो हमें 14 नवंबर को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। गुजरात राज्य में सौर, थर्मल और अन्य ऊर्जा क्षेत्रों में कुल गुजरात राज्य ने हमारे छत्तीसगढ़ में, माफ कीजिएगा, कुल 33,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई है। यानी कि ये निवेश न केवल हमारे राज्य की ऊर्जा क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को भी मजबूत देगा। इस परियोजना के तहत निवेश से लगभग 14,900 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। इससे स्थानीय नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, औद्योगिक विकास को गति। इस डील के तहत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और थर्मल पावर सहित विभिन्न परियोजनाओं में निवेश होगा। इससे बिजली उत्पादन क्षमता में काफी वृद्धि होगी। गुजरात और छत्तीसगढ़ के बीच साझा कार्य योजना पर सहमति बनी है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे औद्योगिक सहयोग और ऊर्जा विनिमय के नए रास्ते खुलेंगे। इस निवेश के अंतर्गत आने वाली अधिकांश परियोजनाओं को 2024 से 2030 के बीच पूरा करने की योजना है। दीर्घकालिक योजना है जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। कई कंपनियों द्वारा किए गए निवेश की घोषणाओं को लेकर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा 19,000 करोड़ रुपए का, टाटा पावर सोलर लिमिटेड द्वारा 5,000 करोड़ रुपए का, एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा 4,500 करोड़ रुपए, आयरलैंड एनर्जी लिमिटेड द्वारा 4,082 करोड़। इसके अलावा अन्य कंपनियों ने भी 300 से 1,200 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद गुजरात की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे राज्य न केवल अपनी जरूरत पूरी करेगा बल्कि हमारे जैसे राज्यों को भी बिजली आपूर्ति कर सकेगा। ये निवेश मुख्य रूप से ग्रीन एनर्जी के विस्तार को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण के बल मिलेगा। ये डील प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया और ग्रीन एनर्जी इंडिया पहल को समर्थन देती है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव सहयोग देगी। इस मेगा डील में जिसमें बहुत सारे राज्य शामिल थे, उससे न केवल राज्य का बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत होगी और छत्तीसगढ़ को भी इसका आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा फायदा होगा और इसके लिए विष्णु देव सरकार श्रेय और बधाई की पात्र है। एक और खबर जो थोड़ी सी चिंताजनक है, पाठ्य पुस्तक निगम ने उन 2 कंपनियों में कार्रवाई की है जिन्होंने तय समय सीमा में कागज की आपूर्ति नहीं की। इन फर्मों पर 1.10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये कदम अनुशासन बनाए रखने, पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। कंपनियों द्वारा समय पर कागज न मिलने से आने वाले शिक्षा सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों की छपाई और उन्हें जारी करने, उन्हें स्कूलों तक पहुंचाने की प्रक्रिया में देरी होने का खतरा था। इसी वजह से निगम ने यह सख्त कार्रवाई करते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने का संकेत दिया है। निगम के अध्यक्ष राजा पांडे ने स्पष्ट कहा है कि जो भी कंपनियां तय समय सीमा में कार्य पूरा नहीं करेंगी उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा छत्तीसगढ़ में। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि शिक्षा सत्र की तैयारी में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कागज की खरीद में ट्रांसपेरेंसी और उचित दरों के चयन से निगम को लगभग 24 करोड़ रुपए की बचत हुई है। बड़ी बात है। यह आर्थिक अनुशासन और बेहतर प्रशासनिक प्रबंधन का उदाहरण है। आगामी शिक्षा सत्र के लिए कागज और पुस्तकों की खरीद की टेंडर प्रक्रिया को और सख्त पारदर्शी बनाने की योजना है। निगम ने राजा पांडे ने यह कहा है कि यह प्रक्रिया अगले 1-2 दिनों में शुरू होगी ताकि वक्त पर सारी तैयारी हो सके। राजा पांडे जो अध्यक्ष पाठ्य पुस्तक निगम ने
स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में कागज की आपूर्ति या पुस्तकों की छपाई में गड़बड़ी मिलती है तो दोषी फर्मों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। आर्थिक दंड के साथ साथ भविष्य के टेंडरों में प्रतिबंध भी शामिल होगा। अब से पुस्तकों की आपूर्ति यूनिक डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के आधार पर की जाएगी। इससे प्रत्येक विद्यालय को सही तादाद में पुस्तकों की आपूर्ति की जा सकेगी। कागज की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान निगम ने दिया है और तय किया अब से कागज की गुणवत्ता और मोटाई की जांच प्रत्येक स्तर पर होगी। यदि गुणवत्ता में कोई कमी पाई जाती तो कंपनी पर जुर्माने के साथ साथ अनुबंध रद्द करने का कार्रवाई होगी। छपाई और डिस्ट्रीब्यूशन की निगरानी प्रणाली अब पाठ्य पुस्तक निगम ने एक नई निगरानी प्रणाली मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित की है जिससे पता लगाया जा सके कि किस जिले या ब्लॉक में कितनी पुस्तकों की छपाई और आपूर्ति हुई है। ये पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, एक अच्छी पहल की है पाठ्य पुस्तक निगम के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं राजा पांडे ने। और हम समझते हैं कि इससे हमारे जैसे तेज़ी से विकसित हो रहे प्रदेश छत्तीसगढ़ को बहुत फ़ायदा हुआ। हमारे बच्चों को जो भविष्य की नींव होते हैं, बुनियाद होते हैं, उन्हें बहुत आसानी से उनकी किताबें वक्त पर मिल सकेंगी। आज के लिए चर्चा है में इतना। हमारा ये चर्चा है कि ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताएंगे। दीजिए इजाज़त शकील साजिद को। नमस्कार।